Good afternoon, sir. तो जो आज की क्लास है उसमें हम जो लास्ट हमारा पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, लिक्विड और वेपर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल्स इन टू फेजेस हैव इक्वल। ऑप्शंस आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको पता है कि लिक्विड्स में अलग होती हैं, वेपर्स में कहीं ना कहीं अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कंपोज होकर कोई लिक्विड बनता है या वेपर्स बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड्स में कहीं ना कहीं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं वेपर्स के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा पार्टिकल्स की कंपोजिशन के बारे में बताऊं, तो जैसे सॉलिड है, सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जैसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरीके से। अगर कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी, है ना। तो पार्टिकल्स सॉलिड के केसेस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और गैसेस में तो पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, एक पार्टिकल यहाँ दूसरा यहाँ, इस तरीके से। ठीक है जी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो लिक्विड और वेपर्स में सेम नहीं हो सकती हैं, ना ही पोटेंशियल एनर्जी सेम हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसके हिसाब से ही पोटेंशियल एनर्जी भी हमें मॉलिक्यूल्स की पता चलती है। ठीक है, अब बात करूंगा टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी की। तो देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए या एवरेज कर दिया जाए टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की आपस में रिलेट करती है। आपको पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या सेम हो सकती है? अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकती है। समझ गए जी इस बात को? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेट करती है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, तो उसका आंसर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एच एंड डेल वी फॉर आइडियल सॉल्यूशन? मैंने आपको बहुत बार बताया था एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल एच इक्वल टू जीरो एंड डेल वी इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, जीरो। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है when equimolar aqueous solution of glucose, sodium chloride and barium nitrate are compared, the relative lowering of vapor pressure follows the order। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। So what are colligative properties? Colligative properties are the properties of the solution which on number of solute particle and do not depend on their nature। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इस बात को समझ गए जी? यस और नो? Yes, sir. अब हम विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्या निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
तो मैंने आपको बताया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं क्या निकालता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालता हूँ, है ना। अब मेरे पास चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी होती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट होती है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। अब देखो, जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, अब हमसे इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बोला गया है, जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, ये बात आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब मेरे पास देखो ग्लूकोज दिया गया है, दूसरा मेरे पास NaCl दिया गया है, और तीसरा मेरे पास बेरियम नाइट्रेट दिया है। हाँ, बेरियम नाइट्रेट दिया है, ठीक है जी। बेरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस, ठीक है। अब देखो, अब जो ग्लूकोज है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के केस में और यूरिया के केस में और शुगर के केस में आई की वैल्यू कितनी होती है जी, बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वैन हॉफ फैक्टर इन केस ऑफ ग्लूकोज, जिसने क्लासें लगाई है पहले। मैंने आपको बताया था कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। तो ग्लूकोज के लिए, शुगर के लिए और यूरिया के लिए आई वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस। और NaCl के केस में NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, तो दो आयंस बन गए यहां से। तो यहाँ पे आई वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 आ गई। अब अगर बेरियम नाइट्रेट की बात करता हूं, ठीक है, तो बेरियम नाइट्रेट कैसे टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 1 नेगेटिव में। तो यहाँ पे आयंस कितने हो गए, 3 हो गए, तो आई वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब देखो, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आई के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मतलब जिसमें आई ज्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो ऑर्डर आ जाएगा कौन सी ऑप्शन, बताओ। ऑप्शन इज सी। क्लियर है आपको ये बात? यस और नो? ये डायरेक्टली आई की वैल्यू से रिलेट करेगा। आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अब 5 मोलर solution of H2SO4 is diluted to 1 liter to 10 liter. What is the normality? बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, नॉर्मेलिटी इक्वेशन इसमें लगेगी। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है जी नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 मोलर सॉल्यूशन है H2SO4 का, ठीक है। उसको मैंने क्या करना है, डाइल्यूट करना है, ठीक है। वॉल्यूम भी मुझे दिया हुआ है कितना, 1 लीटर से 10 लीटर। तो उसकी नॉर्मेलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं जी। देखो, एक जगह मैं यहां पर 5 ले लूंगा, 5 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू N2 हमें निकालना है इंटू 10। तो N2 कितना निकल जाएगा जी यहां से, बताओ। N2 का क्या आंसर आएगा यहां से, बताओ जी, शाबाश। यहां से N2 आएगा मेरे पास कितना, देखो ये मोलर में दिया है क्या, हाँ मोलर में दिया गया है। तो देखो जी, मोलर में दिया गया है और नॉर्मल में पूछा गया है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्वेश्चन लगाई M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। अब मेरे को ये 5 मोलर दिया गया है, उसका मैं 1 लीटर लिया, तो पहले मेरे को इसकी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी 10 लीटर बनाने के लिए। तो यहाँ से M2 निकल जाएगा। M2 कितना निकलेगा जी, M2 कितना निकलेगा बताओ।
m2 निकल जाएगा 5/10, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, बहुत बार मैंने आपको ये बात बताई है, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। पर H2SO4 के केस में एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। मोलैरिटी कितनी होती है उसकी, 0.5 हमने निकाली, तो 0.5 इंटू 2, तो आंसर इज 1 नॉर्मल। ऐसी ऑप्शन 1 नॉर्मल, यस सर। तो आंसर आ जाएगा जी 1 नॉर्मल। क्लियर हुई आपको बात है, या फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं? इसको एक बार रिपीट कर दो। ओके, देखो जी, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरे पास 5 मोलर सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसको मैंने 1 लीटर से 10 लीटर तक डाइल्यूट किया, तो उसकी नॉर्मेलिटी बताओ। ठीक है, पहले मेरे को उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, तो मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने मोलैरिटी इक्वेशन लगाई। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, मोलैरिटी इक्वेशन होती है मेरे पास M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2, ये गिवन हो गया। ठीक है, यहां पर ये मेरे को जिस तरीके की मोलैरिटी उसकी बनानी है ना। तो देखो M1 मेरे को कितना दिया है उसने, 5 मोलर दिया हुआ है। V1 कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। V2 कितना बनाना है उसका, 10 लीटर बनाना है, तो उसके लिए क्या उसकी मोलैरिटी होगी, पहले मैं वो फाइंड आउट करूंगा। तो यहां से M2 क्या आ जाएगा, M2 विल बी इक्वल टू M1V1 डिवाइड बाय V2। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मोलर। तो ये तो मोलैरिटी आई, मेरे से क्या पूछी है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब किसकी बात की गई है जी, H2SO4 की बात की गई है, तो H2SO4 में एन फैक्टर कितना आता है, 2 आता है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितने, उसमें 2 है। ठीक है, तो मोलैरिटी यहां से लिख दी मैंने 0.5, और एन फैक्टर फॉर H2SO4 इज 2, सो आंसर इज 1 नॉर्मल। क्या क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। ओके, आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 19.6 ग्राम H2SO4 is present in 4 liter of solution. The molarity of solution is, क्या बोल रहा है जी, 19.6 ग्राम H2SO4 is present in 4 liter of solution, और हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है। ठीक है जी, निकाल देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज मोलैरिटी, क्या होती है मोलैरिटी, व्हाट डू मीन बाय मोलैरिटी, बताओ जी। Number of moles of solute dissolved per liter of solution. हाँ जी, हाँ जी, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया गया है, तो पहले मैं एन भी निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वो कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास करके। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन होता है, और H2SO4 का मोलर मास मुझे पता है। ठीक है, तो गिवन मास कितना है जी, बताओ कितने ग्राम बोला है, 19.6, 19.6 ही बोला है ना। और H2SO4 का मोलर मास बताओ कितना होता है, बताना जी। H2SO4 का मोलर मास 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का कितना हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 64, तो ये कितना बन गया जी, 98। 98। कितना बन गया ये, 98 बन गया। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड करो जी इसको, 19.6 को डिवाइड करो 98 से। आई थिंक ये इसका देखो, अगर मैं इसका यहां से ये हटा देता हूँ ना, डिजिट डेसिमल हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू 196 डिवाइड बाय 980। ठीक है जी, तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 लग गई, 1 से 2 से, 0.2 आ गया। आया 0.2 की नहीं आया जी, यस और नो। तो एन भी मेरे पास आ गया 0.2। ठीक है, तो अब तो बचा ही कुछ नहीं,
अब तो मोलैरिटी बड़े इजीली निकल जाएगी। सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 0.2 जो कि सॉल्यूट के मोल है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 4 लीटर दिया गया है। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2/40। ठीक है जी, दैट विल बी इक्वल टू 1/20। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 1/20। बताओ जी, पहले पॉइंट, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और 5 से चला जाएगा फिर। तो 0.05 मोलर, क्योंकि मोलैरिटी निकाली है ना, तो ऐसी कोई ऑप्शन 0.05 मोलर। कौन सी ऑप्शन जी? ऑप्शन सी। क्लियर है? आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। Yes, sir. ओके जी, एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. देखो, मैं आपको एक बात स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन से जितना फोबिया रखेंगे ना क्वेश्चन का, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की पहले हैबिट इंट्रोड्यूस करनी है, तब जाके हमें पता लगेगा कि हम हमारा हाथ कहाँ पे रुकता है। ठीक है, कहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्या हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम आ जाती है, या हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं कर पाते, या हमें फॉर्मूला पता नहीं होता। ये सब तब बातें बाहर आएंगी जब आप क्वेश्चन करना सीखने की कोशिश करोगे सबसे पहले। ठीक है, अगर आप ऐसे छोड़ दोगे कि ठीक है यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, तो फिर वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पहले, आपके माइंड ने तो पहले उसको अलार्म दे दिया कि भाई मैं तेरे को सॉल्व नहीं कर सकता। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको किसी पेपर में अभी करवाया है 1-2 दिन पहले, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? Hexagonal. हेक्सागोनल शीट बाइसेक्टर। ठीक है, 7th क्वेश्चन विल ऑल्सो डन, है ना? यस और नो? मैंने आपको बताया था कि बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो यही इस क्वेश्चन का हिंट था। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8, आंसर इज बीसीसी। किसी पेपर में ही करवाया था अभी 1-2 दिन पहले, सॉलिड स्टेट में आया था ये क्वेश्चन आपको। 6th और 7th क्वेश्चन आपका जो सॉलिड स्टेट वाला पेपर था उसमें आए थे दोनों, तो मैंने इनके सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 8। सबको विजिबल है क्वेश्चन नंबर 8? Yes, sir. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, सॉल्व करने में छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट A and B atoms, in which A atoms are present at the corner of the unit cell and B atoms are present at the face center. ठीक है जी, क्या बोल रहा है कि A एटम कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और B एटम कहां पे प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। अब बोल रहा है A एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर इन अ यूनिट सेल, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो क्या आएगा जी सिंपलेस्ट फॉर्मूला? देखो, ए एटम उसने कहां पे बताया? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं? 8। अब एक एटम मिस कर दिया, कितने बचे? 7 ही बचे ना? एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करो कि बोल रहा है कि मेरे पास कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें ए एटम्स कहां प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पे। अब क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं जी? क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। एज कितने होते हैं? एज कितने होते हैं जी क्यूब में? प्लीज आंसर दो, एज कितने होते हैं क्यूब में? 12। 12. ठीक है, अब देखो, कॉर्नर पे आपको कंट्रीब्यूशन बताया था मैंने। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ
कॉर्नर एटम इन अ यूनिट सेल 1/8। देखो ना, इसने बोला इन अ फेटेड क्यूबिक यूनिट सेल A and B atoms, A atoms are present at the 8 corner of the unit cell, और बोल दिया कि एक एटम मिस भी हो गया, तो कितने बचे? 7 ही बचे। उन 7 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस यूनिट सेल में? दैट इज 1/8। और बी एटम उसने कहां बताया? बी एटम उसने बोला कि फेस के ऊपर प्रेजेंट है। कितने फेस होते हैं जी क्यूब में? प्लीज बताओ कितने फेस होते हैं? जिस कमरे में क्लास लगी है उसमें कितनी फिर? हाँ, 6 इंटू, और कंट्रीब्यूशन फेस पे कितना होता है? 1/2। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्या? दिस इक्वेशन बिकम्स A7/8 और B3। बनेगी कि नहीं बनेगी? अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। देखो कैसे, A7/8, ताकि इसका 8 से 8 कट जाए, और B3 इंटू 8, तो इसका तो 8 से 8 कट गया, तो बच गया A7, और 8 3 का कितने होते हैं? 24। तो आंसर इज A7 B24। ऐसी कोई ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द आंसर। देखो वैसे कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं, कॉर्नर पे पर एटम कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अब इसने क्या बोला कि किसी एक कॉर्नर से एटम मिस हो गया, तो कॉर्नर पे एटम बचे 7, और 7 एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 पर एटम कंट्रीब्यूशन। और बी को उसने बोला कि फेस पे है, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 आ गया, तो यहां से B3 डायरेक्ट आ गया। और अब इसको मेरे को, इसका जो ये इंटीजर सॉरी रेसिप्रोकल है, इसको हटाने के लिए मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 8 24 हो गया। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर जैसे डी ऑप्शन में तो A7/8 B3 भी, अगर यहीं पे रुक जाते हम तो ये भी आंसर हो सकता था जी, तो ये भी आंसर हो इन्होंने सकता तो था। सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है, तो मे बी तो करके हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है, तो फिर आई थिंक इसमें जो ये रेसिप्रोकल वाला है ना, ये नहीं चलेगा, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन इज लिटिल बिट कंट्राडिक्टरी, आंसर दोनों, बट अगर यहाँ पे ये इन्होंने लिखा ना द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में आपको प्रॉपर इंटीजर चाहिए, है ना, तो आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी। ठीक है जी, क्योंकि ये सिंपलेस्ट नहीं हुआ, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है ना, अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? यस सर। डी ऑप्शन को फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, सी ऑप्शन को फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। वही सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई एलॉय है ना, जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से मिलके बना है। ठीक है जी, और बोल दिया गया है कि उसमें जो कॉपर है उसने सीसीपी लैटिस को ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, सीसीपी और एफसीसी एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। सीसीपी की जगह आप एफसीसी भी लिख सकते हो। और एफसीसी में जेड वैल्यू कितनी आती है? जेड वैल्यू कितनी आती है जी एफसीसी में? 4 आती है। तो एक ऑप्शन तो हट गई, Cu4 Cu4 Cu4। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि कॉपर एटम ने सीसीपी लैटिस को ऑक्यूपाई किया है, तो सीसीपी लैटिस एफसीसी लैटिस के लिए जेड वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है। तो मतलब अभी हमने एक ऑप्शन निगलेक्ट की। अब आगे देखते हैं, इफ सिल्वर एटम occupies the edge center, if silver atom occupies the edge center। अब देखो, अभी मैंने आपको बात बताई कि क्यूब में कितने एज होते हैं? 12। तो क्यूब बना के एज देखते हैं पहले। ठीक है जी, और देखो आपको 12 एज भी दिखाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी, कितने एज हो गए? 12 एज हो गए। अब एक एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का? 1/4। ये प्लीज कहीं पे अच्छे से मेंशन करके लिख लेना, ये एज पे कंट्रीब्यूशन। मैं सारा ही लिख देता हूं यहाँ पे। देखो कॉर्नर पे
कंट्रीब्यूशन होता है पर एटम 1/8। फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है कितना 1/2 और एज पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। प्लीज इसको अच्छे से मेंशन करके लिख लो। ठीक है जी, तो आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपके सिल्वर एटम है वो उन्होंने क्या किया है, एज सेंटर को ऑक्यूपाई किया है सिल्वर। अब सिल्वर ने एज एटम को ऑक्यूपाई किया तो एज कितने हो गए 12 और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। तो 4 1 4 4 3 12 तो Ag3 बन जाएगा। तो Ag3 कहां कहां बना है जी, ए और सी में बना। तो एक ऑप्शन और कट गई, यस और नो। यहाँ पे Ag4 है इसलिए काट दिया। ये भी कट गई जी, आंसर ही मिल गया, देख लो, सी इज द आंसर। समझ आई बात। अब आगे भी पढ़ लेते हैं। देखो गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर पे मैंने आपको बताया कि एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 100% होता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा Cu4, क्योंकि सीसीपी के लिए मैंने आपको बता दिया Z की वैल्यू कितनी आती है 4 आती है। ठीक है जी, Ag जो एज पे है कितना आया 3 आया, तो Ag3। और गोल्ड बॉडी सेंटर में है तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% आता है। तो फॉर्मूला इज दिस। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जी? यस और नो? Yes, sir. प्लीज रिप्लाई करें जी, जो क्लास में ज्वाइन है, क्या उनको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? अदरवाइज मैं Yes, फिर से sir. समझाता हूं। देखो जी, 3 चीजें थी, एक कॉपर था, एक सिल्वर था, एक गोल्ड था। उसका एक एलॉय बनाया और ऐसा बोल दिया कि जो कॉपर है उसने सीसीपी लैटिस को या एफसीसी लैटिस को ऑक्यूपाई किया है। तो उसके लिए आपको पता लग गया जेड वैल्यू कितनी आती है, डायरेक्टली 4 आती है। बीसीसी के लिए जेड वैल्यू 1 आती है। तो मतलब Cu4 होगा और गोल्ड 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड को बॉडी सेंटर में रखा हुआ है और सिल्वर एटम को उसने बोल दिया कि सिल्वर एटम जो है वो एज सेंटर पे है। तो एज सेंटर 12 हुए। ठीक है, अरे ये एज सेंटर ही तो हुए जो मैंने मार्क किए थे। यस सर। यहाँ पर अगर एटम रख दो तो एज सेंटर ही तो हुआ इस तरीके से। तो 12 एज सेंटर हो गए इस तरीके से। और एक एज सेंटर का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर सिल्वर आ गए 3, तो फॉर्मूला बन गया Cu4Ag3Au। दिस इज द फॉर्मूला। यस सर। तो डाउट है जी तो प्लीज पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर करूंगा। जैसे ये गोल्ड था तो ये बीसीसी बोला था, तो बीसीसी में जेड का नंबर 2 नहीं आना चाहिए था? जेड का नंबर 2 कैसे आना चाहिए था? उसने बॉडी सेंटर बोला, यहाँ पर लेटिस वर्ड यूज हुआ है। केवल और केवल अब देखो, वैसे जैसे आपने बोला कि जेड का नंबर 2 आना चाहिए था, तो वैसे तो यहाँ पर भी जेड का नंबर 4 आना चाहिए था। बट यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि फेस सेंटर पे ही है। और यहाँ पर उसने ये मेंशन किया है कि उसने केवल और केवल बॉडी सेंटर को ही ऑक्यूपाई किया है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी लिखा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तब आता Z2। ओके सर। क्लियर है मैम? यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर। बहुत आसान क्वेश्चन। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, वेयर n इज ऑर्डर। n क्या है? ऑर्डर है। अब किस ऑर्डर की यूनिट पूछ रहा है? सेकेंड ऑर्डर के पूछ रहा है। तो n कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। तो n जब 2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो ये बन जाएगा फिर मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो आंसर ये होगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स इज द आंसर। क्लियर है आपको ये बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है,
ये आर्हीनियस इक्वेशन से पता लगता है। आर्हीनियस इक्वेशन जो होती है वो रेट कांस्टेंट की वेरिएशन बताती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली बताया था, R0/2K। ये फर्स्ट के लिए आता है 0.693 K। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDTA 4 नेगेटिव इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, बता दिया जी, कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल सॉल्व भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स दिया गया है और ऐसा पूछा कि वो किसका एग्जांपल है। देखो मैं आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जी, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स को बोलता हूं मैं होमोलेप्टिक, एक कॉम्प्लेक्स को बोलता हूं मैं होमोलेप्टिक और एक को बोलता हूं हीटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और हीटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही तरह के लिगेंड जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 पॉजिटिव। अब यहां पर एक मेटल के साथ एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है, और एग्जांपल दे देते हैं जी, FeCN6 नेगेटिव। ठीक है जी, एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, FeCN6 नेगेटिव। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, यहां पर आयरन है, यहां पर भी आयरन है। अब इस सेंट्रल एटम के साथ एक ही तरह का लिगेंड बाइंड कर रहा है, तो इसीलिए ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कैसे हुए, होमोलेप्टिक। अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड मेटल के साथ बाइंड हो जाए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हेटेरोलेप्टिक। जैसे CONH3 5Cl और ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, CONH3 4Cl2 1 पॉजिटिव। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक मेटल के साथ एक से ज्यादा तरह के लिगेंड बाइंड हो रहे हैं। अमोनिया भी है और क्लोरिडो भी है, अमीन एंड क्लोरिडो, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को मैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलता हूं। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज्यादा तरह के लिगेंड बाइंड होते हैं। आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो इसका आंसर फिर आप बड़े इजीली दे सकते हो। देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में तो केवल और केवल एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे अमोनिया ही है ना, 6 के 6 देखो। यस सर। ओके, और जो 15th क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ 1-2 दिन पहले जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट था उसमें ये क्वेश्चन ऐसा आया था, तो मैंने बिल्कुल आपसे ये डिस्कस कर दिया है। ठीक है जी, किया है कि नहीं किया बताओ जी। यस सर किया है। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो आपके सारे टेस्ट हो गए खत्म, अब हम क्लासेस अपनी जैसे कंटिन्यू होती थी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मुझे एक स्टूडेंट ये बता देना कि मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था, ताकि मैं फिर नेक्स्ट डे से जो है वो क्लासेस वैसे ही आपकी कंटिन्यू कर दूं। मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन सारे के सारे जितने भी आपके ये 75 कितने भी क्वेश्चन थे, 15-15 क्वेश्चन करके देख लेना, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं विद कंसेप्ट। कोई डाउट फिर भी आपको अगर होगा इन पेपर में तो आप मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है आपको ये पेपर? यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कल फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू।